मैं बोलता हूँ तो मुझे ना चना पूरा सुना के साइड में कर देती है। गुड इवनिंग। आज का हमारा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा लास्ट सेशन से। हमारा लास्ट सेशन जिस पे हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी के बारे में। अभी तक हमने 4 सिद्धांतों की बात कर चुके हैं। आज हम 5वें सिद्धांत की बात करेंगे। 5वां सिद्धांत जो ये कह रहा है कि चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। चिकित्सा हाँ ठीक है, अच्छा। अच्छा। उन्होंने कहा चिकित्सा पूरे किसी रोग की नहीं बल्कि पूरे शरीर की होती है। अधिकतर समय हमारे पास लोग कुछ समस्याएं लेकर आते हैं कि हमें कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, एक समस्या लेकर आते हैं। या हमें खांसी बहुत हो रही है, या मुझे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, या मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसी कोई पर्टिकुलर एक समस्या लेकर के वो पहुंचते हैं। समस्या कितनी है? एक। अब अगर सिद्धांत इसमें बात करें चिकित्सा की, तो अगर किसी एलोपैथ चिकित्सक के पास आप जाएंगे तो वो जो सिम्टम आपने बताया है उस सिम्टम के आधार पर दवाइयाँ और इलाज पहले से सुनिश्चित है। आप मान लीजिए सर दर्द लेके जा रहे हैं तो सर दर्द के हिसाब से जो आपको एनाल्जेसिक दी जानी चाहिए वो आपको दी जाएगी। तो इसका उपयोग करिए। आप माइग्रेन बता रहे हैं तो माइग्रेन, बैक पेन बताया तो बैक पेन के लिए आपको एनाल्जेसिक के साथ साथ कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन इनकी मेडिसिन ऐड कर दी जाएंगे। खांसी कफ बताया तो आपको सारी ऐसी दवाइयाँ जो खांसी और कफ को दबाने में, सुखाने में हेल्प करती है उसे बताया जाएगा। या म्यूकोलाइटिक, म्यूकोलाइटिक मतलब होता है, मान लीजिए सपोज आपने देखा है कश्मीर वगैरह में जब रास्तों में बर्फ जम जाती है, या किसी भी देश में जैसे कनाडा में तो लोग लाइफ चालू रहती है, -25 -49 पे भी लाइफ चालू रहती है। तो वहाँ कैसे रहते होंगे लोग? -25 में कैसे लाइफ चालू होती होगी? रोज स्कूल जा रहे हैं बच्चे, हर व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, सारा रूटीन कर रहा है। तो दे आर एवरीडे क्लीनिंग इट, राइट? वो ट्रैक की क्लीनिंग करते हैं, पूरी एक टीम वर्क कर रही होती है। तो हो सकता है जब हमारा पूरा जो लंग्स है, लंग्स में जो एयरवेज हैं जहाँ से सांसों का आवागमन होता है, जब वहां पर बहुत सारा म्यूकस जम जाता है तो हो सकता है वो उसको तोड़ने के लिए म्यूकोलाइटिक्स दे सके। कफ है, मान लीजिए खांसी है, तो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करती हैं, सिंप्लीफाई कर देती हैं। मतलब बड़े बड़े गुच्छे बने हुए हैं तो वो छोटे छोटे गुच्छे हो जाएंगे। तो उसके बाद वही कफ के रूप में कई बार आपने अनुभव किया होगा कि वो नाक के माध्यम से निकल रहे हैं या मुंह के माध्यम से निकल रहे हैं, और वो निकलना शुरू होता है। कई केस में बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है तो उस केस में वो लोग एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। जहां पर कफ तो खत्म करना ही है, पर कफ के अंदर अब बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप हो गए, उसके कारण से कफ का जो रंग है वो हरा हो जाएगा। जब भी कफ का रंग हरा या पीला हो तो समझ लीजिए कि उसमें सीवियर बैक्टीरियल, हाँ, बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर कफ का रंग हल्का सफेद है तो कोई बात नहीं है, पर जैसे जैसे पीला और हरा की कैटेगरी में हो जाएगा वो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बता रहा है। तो चिकित्सा किस चीज की हो रही है? एक चीज की हो रही है। पर प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा मानता है कि चिकित्सा किसी पर्टिकुलर समस्या की नहीं, पूरे शरीर की होनी चाहिए।
पूरा शरीर एक सिंगल यूनिट है और कचरा निकलने का स्थान निश्चित है। शरीर के 4 हिस्से हैं जहाँ से कचरे निकलते हैं, राइट। आपके लंग्स से कचरा निकलेगा, आपकी किडनी से कचरा निकलेगा, स्किन से निकलेगा, आपकी जीआई ट्रैक्ट से कचरा निकलेगा। तो अगर हमने अभी पिछले 4 सिद्धांतों में क्या पढ़ा कि शरीर में गंदगी का जमा हो जाना ही बीमारी का कारण है। तो अब सवाल ये उठता है कि सिम्टम तो कुछ भी आ सकते हैं। सिम्टम कुछ भी कैसे आ सकते हैं? सिम्टम इस बात पर आएंगे कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे कमजोर है। हर किसी के शरीर का अलग अलग हिस्सा कमजोर हो सकता है। किसी के लंग्स कमजोर हो सकते हैं, किसी की पाचन क्रिया कमजोर हो सकती है, किसी का लीवर कमजोर हो सकता है, किसी की किडनी कमजोर हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसा है। तो उस जगह पर वो बीमारी एस्टेब्लिश होगी। तो बीमारी भले एक जगह पर एस्टेब्लिश हुई है, बट पूरे शरीर को मिलकर के ही उसको ठीक करना पड़ेगा। समस्या एक जगह है पर निराकरण पूरे शरीर का ही होगा। तो उस कैसे होगा शरीर का निराकरण? जब आप पूरे शरीर को शुद्ध करोगे तो शरीर की अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हमारे शरीर में 2 तरह की शक्तियां होती हैं। एक होती है जीवनी शक्ति और दूसरी होती है रोग प्रतिरोधक शक्ति। क्या आपको पता है इसके बारे में? नहीं। जीवनी शक्ति, हाँ, जीवनी शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि इम्यून पावर आप बोल रहे हैं, इम्यूनिटी, ठीक। पर किसी शरीर की इम्यूनिटी कितनी होगी ये शरीर की जीवनी शक्ति के आधार पर होता है, जीवनदायिनी शक्ति, ठीक। अभी बताइए 2 तरह के लोग हैं, ठीक। एक की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और एक की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। एक ही परिवार में 15 लोग रहते थे, मैं एक सदस्य के परिवार के बारे में बता रहा हूँ। उस परिवार में 14 लोगों को कोविड का वो हुआ, 3 बच्चों को कुछ नहीं हुआ। रहते थे सब साथ में, संयुक्त परिवार था, पर 2-3 बच्चों को क्यों नहीं हुआ, बाकी लोगों को क्यों हुआ? उनकी इम्यूनिटी ज्यादा थी। तो एक ही परिवार में रह रहे हैं तो बच्चों की जो जीवनी शक्ति रहती है 10 साल के बाद वो बहुत पावरफुल रहती है, प्योरेस्ट एट द फॉर्म रहती है। तो वो हर चीज, जीवनी शक्ति किस आधार पे होती है? जीवनी शक्ति आपकी जीवन शैली के आधार पे होती है। अगर किसी व्यक्ति की जीवन शैली बहुत खराब है तो उसकी जीवनी शक्ति उतनी ही कमजोर होगी, और जीवन शैली अच्छी है तो उसकी जीवनी शक्ति उतनी ही अच्छी होगी। मान लीजिए कोई की गाड़ी को बहुत रफ पैटर्न में चलाता है और एक बड़ा संभाल के चलाता है, तो किसकी गाड़ी ज्यादा डैमेज हो सकती है? और जो गाड़ी एकदम सहज के संभाल के चला रहा है, समय समय पे सारा रिपेयर हीलिंग मेंटेनेंस कर रहा है, तो उसकी गाड़ी कैसी रहेगी? परफॉर्मेंस वाइज कैसी रहेगी? रिलायबिलिटी कैसी रहेगी? आपके सामने ऑप्शन होगी, ये दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी आप लेके आप जाना चाहोगे अपने काम के लिए? ये बहुत रफ चलती है और ये बहुत अच्छे से चलती है, तो आप कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे? कौन सी ट्रस्टवर्दी दिख रही है अपने को? तो जीवनी शक्ति क्या है? लाइफस्टाइल से आने वाली शक्ति। अगर हम प्रकृति के दिए हुए 5 तत्वों के उन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में समाहित कर पाते हैं, हम पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी मतलब आहार हमारा अच्छा है, जल हमारे शरीर में उपयुक्त मात्रा में है, भूख हमें अच्छी लगती है। कई लोग बिना भूखे भी खाते हैं, बोले 1:30 बज गया, लंच का टाइम हो गया, हेलो परफेक्ट, बोले क्या ये भी एक जिम्मेदारी है, खत्म करो। 2 बज गया, किचन बंद करना है, खाना खा के आओ, खाना खा खत्म करते हैं और बैठते हैं, लेटते हैं। तो जीवन शैली किस बात पर निर्भर कर रही है कि आप इन 5 तत्वों से के साथ कैसे जी रहे हैं, इनके साथ आपका बर्ताव कैसा है। हवा, क्या आपके शरीर में पर्याप्त हवा जाती है? क्या पर्याप्त ऑक्सीजन जाती है आपके शरीर में? क्या शुद्ध वायु जाती है आपके शरीर में? आपको पता है आपका मस्तिष्क सबसे ज्यादा क्रिएटिव और फंक्शनल तब होता है जब उसके तरफ प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है। प्रॉपर ऑक्सीजन कैसे जाएगा? मान लीजिए सपोज आप योग अभ्यास करते हो, योग अभ्यास में ऐसे बहुत सारे अभ्यास है जिसमें रक्त का प्रवाह सिर की तरफ होता है। सपोज हम माउंटेन पोज ले लें, अधोमुख श्वानासन ले लें, ठीक है, मत्स्यासन ले लें, शीर्षासन ले लें।
ऐसे जो पोज हैं उसमें हेड का की तरफ ब्लड फ्लो जा रहा है। अब हमारे विचारों का जो शरीर मन में आ रहे विचार है उसका ऑक्सीजन से बहुत सीधा लेना देना है। ऑक्सीजन मतलब शुद्ध वायु, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अशुद्ध वायु। तो अगर मेरे शरीर में ठीक से वायु का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो मेरे मस्तिष्क में अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रह रहा है तो मेरे विचार कैसे होंगे? अशुद्ध होंगे। और मेरे शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है तो मेरे विचार कैसे होंगे? कंपैरेटिवली पॉजिटिव थिंग्स विल मेक द पॉजिटिव रिमार्क। ठीक, उदाहरण के लिए मैं अगर परफ्यूम स्प्रे करूंगा तो कैसा फील होगा, और मैं यहाँ कचरा फेंक दूंगा तो कैसा फील होगा? समझ में आया? तो मैं ऑक्सीजन डालूंगा तो क्या होगा? फ्रेशनेस की फीलिंग आएगी, बिकॉज सेल्स के लिए वो एनर्जी है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो वो सेल्स के लिए विसर्जित एनर्जी है, निकलनी चाहिए बाहर। तो आधी प्रॉब्लम जो जनता फेस करती है, जो आम पब्लिक फेस करती है, वो ठीक से शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाने के कारण फेस करती है। पर जैसे ही वो अगर 30-40 मिनट भी योगा कर लेता है, थोड़ा बहुत भी सांस पे ध्यान दे देता है, तो उसका क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन जाने वाला ब्रेन की तरफ वो इम्प्रूव हो जाता है। तो उसका मन क्या हो जाता है? योगा करने के बाद त्वरित कुछ फायदा हो ना हो, मन तो शांत हो जाता है। राइट और रॉन्ग? इतना तो अनुभव है सबके पास, सबने किया हुआ योग। तो मन शांत कैसे हो जाता है? क्या किया हम? थोड़ी देर सांस ही तो लिया, सांस लिया इधर झुका, सांस लिया उधर झुका, कभी पैर उठाया कभी इधर झुकाया, बस यही चलता रहा। बट क्या हुआ? प्यूरिटी ऑफ माइंड डेवलप्ड। बाकी एक्सरसाइज करके भी देख लो, रनिंग करके आ जाओ, जॉगिंग करके आ जाओ, क्या वही स्टेट ऑफ माइंड आएगा? नहीं आएगा। आदान प्रदान तो ऑक्सीजन का वहां पर भी हुआ, पर वो विग्रस मोड में हुआ। कोई काम हड़बड़ी में किया जाए और कोई काम धैर्य पूर्वक किया जाए, अंतर होगा, प्रभाव में अंतर होगा। आप फटाफट खाना बना रहे हो और आप रिलैक्सली खाना बना रहे हो, किसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होगी? तो एक छोटी सी बात जो हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं कि हमारी जीवनी शक्ति निर्भर करती है हमारे जीवन शैली। अगर मेरी जीवन शैली अच्छी होगी, पांचवा क्या है? आकाश तत्व। मैं समय समय पर अगर पाचन क्रिया को आराम देता हूँ तो मेरी सिस्टम ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है। तो जीवनी शक्ति वह शक्ति है जो बनती है हमारे जीवन शैली से। ठीक। इम्यूनिटी शिक्षक क्या है? इम्यूनिटी वो है हमारा शरीर अलग अलग स्तर पर डिफेंस बना के रखा हुआ है कि कोई भी कीटाणु, कोई भी गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश करेगी मान लो, तो मैं अलग अलग स्तर पे उसको रोकने की कोशिश करूंगा। उदाहरण के लिए, सबसे पहले अगर वो नाक के थ्रू घुस रही है तो वहां पर बाल डाल रखें ताकि बड़े बड़े पार्टिकल्स वहीं रुक जाएं, फिल्टर हो जाएं, अंदर जा ही ना पाए। तो बहुत सारा जो डस्ट होता है ना वो निकल जाता है। इसलिए जब हम अगले मॉर्निंग अपने नाक को साफ करते हैं तो कई बार ब्लैक डस्ट भी निकलता है। क्लीन होता है तो वो अंदर गया नहीं। अगर अंदर चला जाता तो उसको कैसे निकालते आप? कोई ऐसी टेक्निक थी कि स्क्वीजिंग टेक्निक, ऐसे पीट पीट के निकालते, चल निकाल, ऐसा कोई टेक्निक होता हमारे पास? नहीं, ऐसा तो टेक्निक नहीं है। तो वो पहला डिफेंस ही है। अब चलो पहुंच भी गया वो जैसे तैसे, तो लंग्स में आया। लंग्स में आया तो मतलब वो फ्लो में आएगा। लंग्स में जाएगा तो कहाँ पर आएगा नेक्स्ट? वो हार्ट में घुसेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही तो चलेगा वो। तो वो जाएगा ब्लड में। तो ब्लड में मौजूद है बढ़िया सेल्स। कौन से सेल्स? WBC, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के सेल्स हैं, जो हम लोग अभी जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उस समय उसको जानेंगे कि हमारे बॉडी कैसे फंक्शन करता है। तो WBC क्या करेंगे? उसमें लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इजनोफिल्स हैं। ये सबके अपने अपने वैरायटीज हैं। ठीक है। इजनोफिल्स जब बढ़ जाते हैं मतलब वो ये बता रहे हैं कि आपके शरीर में एलर्जी है। क्योंकि इजनोफिल्स क्यों बढ़ गए? वो जब भी एलर्जिक वाला कोई भी कीटाणु या कोई भी चीज आएगा वो अपनी संख्या बढ़ाएगा उनसे लड़ने के लिए। किसी ने बताया उसको कि ऐसा करना है? आप अंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इजनोफिल बढ़ो, एलर्जी भैया आए हैं, इनसे लड़ना है हमको।
आपने इंस्ट्रक्शन दिया, नहीं दिया, तो वो उस चीज को बढ़ा रहा है। ठीक, अगर ब्लड लेवल पे ये मैच नहीं हो पाया, नहीं लड़ पाई, ये भी कमजोर निकली। WBC, अभी ब्लड में क्या है, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फेक्शन से लड़ता है और लिम्फोसाइट्स क्रॉनिक इन्फेक्शन से लड़ता है। मतलब अगर किसी को ट्यूबरकुलाई जैसा या लेप्रोसी जैसा कोई बैक्टीरिया अंदर घुस गया तो वो लिम्फोसाइट्स लड़ेगा उससे, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स किससे लड़ेगा, जो एक्यूट बैक्टीरियाज आए उनसे लड़ेगा। मतलब इनमें भी एकदम बकायदा पार्टीशन है कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, इसको ये काम जिम्मेदारी उठानी है। ऐसा नहीं कि वो पूरे सब के सब ब्लड सेल भिड़ गए, उसमें आरबीसी भी तो है। आरबीसी बोला मेरा काम निश्चित है, मैं ऑक्सीजन को उठाऊंगा, सेल में डालूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से उठाऊंगा और लंग्स में डालूंगा। मैं भैया ये लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ूंगा आप लोगों के, राइट और रॉन्ग। तो एक तरफ तो WBC सब की अपने रोल हैं, जैसे एक परिवार में सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है, रोल होते हैं, वैसे ही ब्लड के अंदर में वो अपना रोल निभाते हैं। चलिए यहां से भी निकल गया सुपर, ठीक, अभी घुसेगा इधर उधर, किसी ऑर्गन में चला जाएगा या किसी सिस्टम या टिश्यू में पहुंच जाएगा, तो अब वहां पर मौजूद है हमारे शरीर के इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये पहुंचेंगे। IgE, IgM, IgG, ये सुना होगा ना, जब बच्चे के जन्म होता है तो माँ के दूध से कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके शरीर में जाते हैं, बच्चे के शरीर में तो होते नहीं है। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स अब इनका काम आएगा कि ये दो लोग फेल हो गए, अपन सुपर पावर बैठे हुए हैं, ये उनको एक्शन करने की कोशिश करेंगे। इन केस ये भी फेल हो गए, बहुत ज्यादा आपके शरीर के अंदर की परिस्थिति खराब चल रही है, सिस्टम सारे ध्वस्त पड़े हुए हैं, कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, उनसे लड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या होगा, अब खतरा क्या है, ये किसी एक जगह पे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जगह कॉलोनी बना करके तो पूरे शरीर को नुकसान नहीं होने वाला। ये मान लीजिए लीवर पे जाकर के स्थापित हो गए हैं और वहां पर जैसे एमीबियासिस जैसी कंडीशन हो गई है जो सालों साल चलती है, एमीबियासिस जैसी कंडीशन सालों साल व्यक्ति के अंदर रहती है और चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। एमीबा एक तरह का पैरासाइट है जो शरीर में अंदर जाता है, तो अब क्या करोगे इसका, ये तो 6-8 महीना 1 साल अपना परमानेंट घर बना के वहीं रहने वाला है वो। इसकी पहचान क्या है, खाने के बाद तुरंत मोशन लगे तो समझ लो एमीबियासिस का अटैक हो चुका है। खाना खाए और तुरंत भागे, नाश्ता किए मोशन करने गए, लंच किए मोशन करने चले गए, तो समझ जाइए कि एमीबियासिस इन्फेक्शन हो चुका है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो मान लीजिए ये उधर भी फेल हो गया, तो अब वो शरीर में रह करके अपनी गतिविधि बढ़ाएगा। बट अब एक समस्या है कि ये बैक्टीरिया कुछ भी हो जाए ब्रेन में नहीं पहुंचना चाहिए, तो यहां पर उन्होंने डाल के रखा है ब्लड ब्रेन बैरियर, एक और डिफेंस डाल के रखा है कि चाहे शरीर के किसी अंग में रह जाए कोई असुविधा नहीं है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर इसने उसको क्रॉस किया, ब्रेन इन्फेक्ट हो गया तो हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजा अगर इन्फेक्ट हो गया तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इतने सारे उसके डिफेंस बना के रखे हुए हैं। तो इम्यूनिटी कितनी है हमारे अंदर, स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद भी आपके अंदर अगर बीमारी हो रही है, इसका मतलब आपकी जीवनी शक्ति कमजोर है। मेरी बात समझ में आई अब? इट्स नॉट अबाउट इम्यूनिटी, बिकॉज इम्यूनिटी तो बनती है और बिगड़ती है। कभी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, आपकी जीवन शैली अच्छी रखिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आपकी जीवन शैली 2, 3, 4, 6 महीना खराब कर लीजिए तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहने वाली नहीं रहने वाली। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति हमारे पास किसी भी रोग को लेकर के आता है, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, और जो 0.5 है, तो हमको सिर्फ उसके उस रोग के चिकित्सा नहीं करनी है, हमको पूरे शरीर की चिकित्सा करनी है। क्योंकि शरीर में अगर शरीर कैसे होगी पूरे शरीर की चिकित्सा, इन 5 तत्वों से उसके जीवन को ठीक करके, उसके भोजन को ठीक करके, उसके शरीर के अंग प्रत्यंग को क्लीन करके। अगर लंग्स हैं तो लंग्स को क्लीन करने के लिए टेक्निक्स बताई गई हैं,
अगर योगा की बात करें तो योगा में बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई है कि आप नेति करिए, कुंजल करिए, वस्त्र धोती बताई गई है, दंड धोती बताई गई है, जहां पर आप तो इनसे आप क्लीनिंग कर सकते हैं, लंग्स तक की क्लीनिंग कर सकते हैं। योगा स्पेसिफाई करता है कि आप ये पर्टिकुलर क्रिया से आपके लंग्स भी क्लीन होंगे, राइट। तो क्लीनिंग एक तरफ उधर चल रही है, एक तरफ मैं भोजन नहीं दे रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, तो शरीर का मेरा हर सिस्टम क्लीनिंग में लगा हुआ है। दूसरा, मेरे हाथों की पूरी सफाई हो रही है, पर्याप्त मात्रा में शरीर में पानी जा रहा है, तो किडनी की सफाई पूरी तरह से हो रही है। त्वचा के माध्यम से मैं गंदगी निकाल रहा हूँ पसीने के रूप में। कई लोगों को तो बीमारी होती है कि कोई शारीरिक श्रम करते नहीं है, बस सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये पूरे लाइफ का सर्कल चलता रहता है। शारीरिक श्रम के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। आजकल एक स्टैंडर्ड निकला है कि किसी भी व्यक्ति को 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए। मुश्किल से 1000, 2000 के 500 स्टेप नहीं चल पाते दिन भर में। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10,000 ही चलना है। आपको अपने बॉडी को गतिशील रखना है, एक्टिव रखना है। तो ऐसा अगर वो नहीं कर रहा है तो उसकी त्वचा से तो पसीना निकलेगा नहीं। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे और दिन भर अगर मैं एसी नुमा कमरे में रहने वाला हूँ, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में होता है कि एम्प्लॉय सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे पहुंचता है और दिन भर वो उस जगह पे बैठ करके काम करता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत लंच ब्रेक के लिए आता है, सारा सब कुछ एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर से पसीना निकलेगा क्या? और रात में 8 बजे 9 बजे घर आएगा तो उस समय क्या वो करेगा? खाएगा, सो जाएगा। तो ठंड में अगर पसीना नहीं निकलता तो हमारे क्लीनिंग नहीं होती है। नहीं, ठंड में क्लीनिंग करने के लिए बॉडी अपना मैकेनिज्म यूरिन के थ्रू कर देता है, इसलिए व्यक्ति को, हाँ, इसलिए क्या करते हैं, देखिए बॉडी का ये भी इससे ज्यादा पानी निकलने नहीं देना। गर्मी आती है तो पसीना निकालने लगता है, ठंड आती है तो यूरिन निकालने लगता है। तो वो बोलता है गंदगी तो निकालूंगा मैं, पर क्या हो रहा है, आप एक हिस्से पर ज्यादा लोड पड़ रहा है, हमारे शरीर के एक सिस्टम पर ज्यादा लोड कर रहा है। अगर आप थोड़ा पसीना निकाल लो तो किडनी का लोड कम नहीं हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब मैं अगर पसीना निकाल के शरीर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा ही है, बिकॉज आई एम रिड्यूसिंग वर्कलोड ऑफ वन सिंगल ऑर्गन। अगर घर में एक व्यक्ति को 10 लोगों का खाना बनाना है तो उसका वर्कलोड कितना होगा, और वही काम को 2 लोग मिलके कर ले तो थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा, 15%, 20%, 30% कुछ तो डिफरेंस आएगा। यही तो पसीना निकालना, तो हम प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसे उपचार बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप शरीर में ठंड में भी पसीना निकाल सकते हो। तो पसीना निकाला तो शरीर की गंदगी निकली। तो जब शरीर की पूरी गंदगी निकल जाएगी तो हमारी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी तो वो इम्यूनिटी बढ़ाएगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी तो दुनिया में ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है जो शरीर खुद खत्म ना कर सके। आपको बाहर से किसी दवाई की जरूरत, न्यूनतम जरूरत है, न्यूनतम जरूरत है। इस बात का उदाहरण देता हूँ कि मेरे फादर की एज 85 ईयर्स है, ठीक। इस कोविड फेज में ना वो मास्क का उपयोग करते, ना उनको किसी तरह का दवाई तो खाते नहीं, पिछले दिनों आपको बता दिया था मैंने, तो दवाई खाने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं। ना जाने कितने लोगों से एक्सपोज हुए होंगे, तो उनके अंदर भी बीमारी आई होगी। कोविड तो घुसा होगा ना किसी तरह, तो कीटाणु तो गया ही होगा, पर कुछ हुआ क्या, कोई सिम्टम आए क्या? क्यों नहीं आए? क्योंकि जीवन शैली अच्छी है, उम्र ज्यादा है, उस उम्र में इम्यूनिटी कम हो जाती है, राइट और रॉन्ग? उस उम्र में इम्यूनिटी कम हो जाती है, पर जीवन शैली अच्छी है तो 85 की उम्र में भी इन्फेक्शन मुझे कुछ नहीं कर पा रहा है, कीटाणु मुझे कुछ नहीं कर पा रहा है। 25 साल के युवा को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल खराब थी, वो रात में देर तक जागता था, खाने में सिर्फ जंक्स का इस्तेमाल करता था, पानी ठीक से पीता नहीं था, कोई एक्सरसाइज करता नहीं था, उसकी जीवन शैली खराब थी, इसलिए उसकी इम्यूनिटी कम थी, और इसलिए उस 25 वाले को प्रॉब्लम हो रही थी, 60-85 वालों को नहीं हो रही थी। तो जवाब कहाँ छुपा हुआ है? जवाब सिर्फ और सिर्फ आपकी जीवनी शक्ति में छुपा हुआ है। तो आपके पास अगर दुनिया का कोई भी रोग आए तो आपको क्या करना है, भले वो सर दर्द लेके आए, सर दर्द का कारण क्या है? सर दर्द का मेजर कारण है प्रॉपर ऑक्सीजन का मस्तिष्क तक नहीं पहुंचना, और ब्लड में, ब्रेन में ब्लड का कंजेशन हो जाना, भारी भीड़ हो जाना, वहां पर निकलना नहीं।
तो यहाँ पर हैवीनेस लगता है। एक तो ब्लड इकट्ठा हो गया, दूसरा इसमें ऑक्सीजन कम है। सर मेरे हस्बैंड का आयरन प्रॉब्लम रहता है, सर, ये ये दवाई चीज़ लेते रहते हैं। जैसे मैं लेके आती हूँ, मैं कितनी बार योगा करने आती हूँ, मेरा सर हेडेक लगता है, लेकिन आफ्टर डूइंग योगा मेरा हेडेक लिटरली गायब हो जाता आप बताओ इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? है। और ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं योगा करने मतलब आती बड़ा भारी से सर से हूँ कि आज नहीं कर पाऊंगी, जितना होगा उतना करूंगी, नहीं तो बैठ जाऊंगी जाके। बट पूरा योगा भी होता है, आफ्टर 15 मिनट्स बाद ऐसे जाने के टाइम ऐसा लगता है जैसे पूरी कुछ- बॉडी फ्रेश होके जा रही है, कुछ था ही नहीं मेरे कुछ साथ। था, क्या हुआ वहां पर? सिर्फ ऑक्सीजन का दान पड़ा। हेडेक कारण क्या? अब हमको अगर मान लीजिए इस हेडेक के लिए कोई आम महिला होगी घर की, दवाई खा ली। तो वो क्या करेगी? दवाई खाएगी। दवाई लेते हैं मेरे और husband। दवाई खाते ही उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे दवाइयों के साथ क्या है, दवाइयां एक आदत के समान होती है। नशा क्या है, शुरुआत में इतनी क्वांटिटी में असर करता है, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ते जाती है और असर कम होते जाता है। तो वैसी दवाई है, पहले थोड़े काम में काम कर लेती है, फिर धीरे धीरे आपकी निर्भरता बढ़ जाती है। अब कभी भी आपको सर दर्द होता है, ला भाई दवाई लाओ, अभी एक दवाई से तो कुछ नहीं हो रहा है, ला एक गोली और ले लेते हैं। Is it not increasing the tendency of eating medicines again and again? The answer is yes. It is going to increase and it is going to get a greater, क्योंकि अभी बॉडी सर दर्द से तो लड़ लिया, बट वो केमिकल से जूझना है उसको अभी। उसका वर्क बढ़ गया, उसको जितने काम करने थे शरीर के अंदर के वो तो उसको करना ही है, पर आपने ये 2-4 केमिकल और डाल दिया जिसको लीवर के माध्यम से उसको हटाना है। आप वर्कलोड बढ़ा दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो। अब घर की गृहिणी सब काम वाम खत्म करके अपना फ्री होने की तैयारी कर रही है, आपने 3 दोस्तों को बुला लिया, आइए आपका भोजन मेरे यहाँ है। अरे भाई अपना डिनर हो गया, कोई बात नहीं, आ जाओ, स्पेशल है। तो घर की गृहिणी बोली ठीक भाई करूंगी, पर लोड तो है। करेगी, मुस्कुरा के करेगी वो। शरीर भी मुस्कुरा के उन परिस्थितियों से जूझता है, और जूझ करके कोशिश करता है कि चल भाई आपने किया ऐसा तो कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक करती हूँ। ठीक है, तो बीमारी सिर्फ सर दर्द की नहीं करनी, पूरे सिस्टम को ठीक करना है। तो ये नेचुरोपैथी का 5वां सिद्धांत है, जो ये कहता है चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। अगला पॉइंट है, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। निदान, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है किसी रोग को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है कि हम रोग को ठीक कर सकें। हमें सिर्फ शरीर को वो माहौल बना के देना है कि शरीर अपने रोग का खुद निदान कर ले। मुझे खुद किचन में बैठ के खाना बनाने की जरूरत नहीं है, या मैं कोई बड़ा फंक्शन कर रहा हूं तो मुझे खुद बैठ करके वहां पर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ रॉ मटेरियल ला के देना है, और वहां बैठे हुए जो महाराज लोग हैं उनको देना है, और बाकी फिर कौन करेगा काम? तो मैं खुद भी लग जाऊंगा, चल मैं थोड़ा आलू मैं काट लेता हूँ और ये चाशनी तो मैं ही बनाऊंगा। तो मेरे हाथ में नहीं है, मुझे वो उसमें कला नहीं है, वो मेरी स्किल नहीं है। हो सकता है आला तिरछा कर भी लूं, पर मेरी स्किल नहीं है, तो वो मुझे शायद उतने अच्छे से नहीं होगा। तो हमें रोग निदान करने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः कोई भी दवाई रोग का निदान नहीं करती है, वो सिर्फ कुछ देर के लिए सप्रेस करती है, इसलिए उसको बोलते हैं दवाई, दबा दी, इसलिए उसको बोलते हैं दवाई। जो दवाएगा उसको तो यही बोलेंगे ना कि दवाई है। तो दवाई की परिभाषा ही है। पर शरीर क्या करने वाला है? शरीर को आपने सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से एक अच्छा रॉ मटेरियल देना है। उसको अच्छी भोजन शैली देनी है, या उपवास करना है, चिकित्सा देनी है, पंच तत्वों से चिकित्सा देनी है, जो हम आने वाले दिनों में जानने वाले हैं। उसके बाद वो देखिए, पहले तो सारी गंदगी निकाल के बाहर फेंकेगा, फिर देखेगा जहां जहां जो जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो उसको हील करना शुरू करेगा। तो मुझे रोग निदान करने की जरूरत है क्या? मुझे डायबिटीज को ठीक करना है। अरे भाई डायबिटीज को आप ठीक कर ही नहीं सकते। अगर ठीक कर पाते तो 20 साल से जो व्यक्ति दवाई खा रहा है वो ठीक हो गया होता। ठीक हुआ क्या? वो कैन वी क्योर डायबिटीज?
No, we cannot. Not a single medicine in this world can cure diabetes. If पर जैसे रामदेव बाबा तो इतना बताते हैं कि मैं कर दिया हूँ क्योर, इसको कर दिया हूँ, वो तो आयुर्वेदिक दवाइयों का देखिए सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या है, बातों पे विश्वास होता है, दवाई से ज्यादा बातों पर विश्वास होता है। कभी चिकित्सक कहता है ना कि एक मीठी गोली देकर के कहता है कि इससे आप ठीक हो जाओगे, तो आप ठीक हो जाओगे। तो जब तक किसी भी चीज को प्रायोगिक तरीके से रिसर्च के माध्यम से प्रूफ ना किया जाए, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज इसी से ही ठीक हुई, क्योंकि डायबिटीज रोग थोड़ी नहीं है, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसको आप दवाइयों से कैसे ठीक करोगे? अगर मेरी लाइफस्टाइल खराब है तो क्या मैं डायबिटीज को ठीक कर सकता हूँ? क्या दुनिया को कोई भी व्यक्ति ठीक कर सकता है? पर एक बार डायबिटीज आने के बाद में अगर लाइफस्टाइल ठीक भी करे तो भी वो ठीक हो जाती नहीं ठीक होगी। है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। आपकी क्लास में ही एक मेंबर हैं, आपकी कोलीग हैं, उनके हस्बैंड के साथ ऐसे ही था, उनको शुगर आया और उसके बाद उन्होंने लाइफस्टाइल ठीक की, वो ठीक हो गए। अभी इज नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं कोई मेडिसिन नहीं है। वो बोलते हैं कि शुगर वो इसलिए वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। दिक्कत तो यही है कि हमारा विश्वास सबसे ज्यादा उस चिकित्सा पद्धति पर है, और उन चिकित्सा पद्धति के साथ साथ उन चिकित्सक पद्धति के कही गई बातों पर है। उन्होंने कह दिया कि भाई शुगर तो ठीक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं ठीक हो सकता? क्योंकि शुगर के दो प्रकार हैं, समझने की कोशिश करिए। एक है इंसुलिन IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और दूसरा है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में ये कम उम्र में डायग्नोस हो जाती है, 13-14 साल की उम्र में, कई लोगों में 8-9 साल में। इसमें पैनक्रियाज शरीर में काम नहीं कर रहा है या किसी कारण से डैमेज हो गया है, तो इसके कारण से शरीर में इंसुलिन नहीं बन सकता। तो नहीं बन सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से देना पड़ेगा। तो चूंकि शरीर खुद नहीं बना पा रहा है इंसुलिन, तो अब क्या दिक्कत है? हमें बाहर से उसे इंजेक्ट करना पड़ेगा हार्मोन को। बट दूसरा जो प्रकार है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, उस पे सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल के कारण से, और 90% रोग NIDDM है, 10% IDDM है। और डायबिटीज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मेलिटस और एक होता है इंसिपिडस। इंसिपिडस आप लोग जानते नहीं हो, पर पढ़ोगे तो वो भी बता देंगे। डायबिटीज मेलिटस तो हर कोई जानता है, पर डायबिटीज का एक और रूप है, डायबिटीज इंसिपिडस। सुना है किसी ने कभी ये नाम? नहीं। बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी अब। तो अब जो डायबिटीज लाइफस्टाइल के कारण से डिस्टर्ब हुआ है, उसका इलाज लाइफस्टाइल को ठीक किए बिना हो ही नहीं सकता। दवाई से सिर्फ और सिर्फ तत्कालिक आप ब्लड शुगर को कम कर सकते हो। जैसे बच्चों को होता है वो फिर कुछ, और जैसे आपने बोला कि वो पैनक्रियाज डैमेज हो गया, बॉडी में कुछ इश्यूज हैं, तो उस क्लास में एक बच्ची 5 साल की है, उसको इंजेक्शन लगते हैं। हाँ, तो वो बिकॉज उसका शरीर इंसुलिन बना नहीं रहा है, तो हमको उसको एक्सटर्नली देना पड़ता है। पर जिनका शरीर इंसुलिन बना रहा है, और जब हम डायबिटीज को पढ़ेंगे तब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को। इसको बोलते हैं रिलेटिव डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। रिलेटिव डिफिशियंसी जो NIDDM होता है, उसका कारण है रिलेटिव डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, जिसका मतलब ये होता है कि सपोज किसी व्यक्ति की हाइट है 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर अर्थात 5'8", ठीक। 170 सेंटीमीटर्स के लिए उसका जो अप्रोप्रिएट वेट है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी का फ्रेम, कैन बी एनीथिंग बिटवीन 65 to 75, ठीक। तो बॉडी का जो सेट पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंगली वो इंसुलिन बनाता है। मैं अपने वेट के अनुसार से उसके अंदर के सारे पैरामीटर बटन सेट हैं। जैसे ऑटो वेंडिंग मशीन्स होती है ना, तो उसमें आप कॉफी का बटन दबाओ तो क्या निकलेगा? चाय निकलेगी क्या? कॉफी जो बटन दबाओगे वो निकलेगा ना। तो वहां बॉडी के भी सेट पॉइंट्स हैं। जैसे टेम्परेचर का सेट पॉइंट है कि इतना ही रहेगा, तो हर चीज का उसका सेट पॉइंट है। तो जिस चीज में सेट पॉइंट है पहले से, तो वो उससे ज्यादा बनाने नहीं देगा उसको। जैसे ही उतना, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकता, ऐसा नहीं है, पर वो एक निश्चित क्वांटिटी के बाद उसको रोक देगा। तो निश्चित क्वांटिटी के बाद रोक देगा तो क्या प्रॉब्लम है? अब इस व्यक्ति का वजन बढ़ के हो गया 110 किलो, तो अब क्या प्रॉब्लम होगी?
उसके 70 किलो के हिसाब से बॉडी ने फॉर एग्जांपल 70 यूनिट इंसुलिन बना रहा था, बट अब उसका वजन बढ़ गया, मतलब बॉडी की सरफेस एरिया बढ़ गई। सरफेस एरिया बढ़ गई तो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का एक ही सिंपल सा काम है, ये गाड़ी है। कैसी गाड़ी है? ये हमारे शरीर से ग्लूकोज को उठाएगी, ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगी और सेल के अंदर डाल देगी। बस इतना ही काम है उसका, और कोई काम नहीं करता इंसुलिन। क्या कर रहा है वो? ब्लड से उसने उठाया और सेल के अंदर डाल दिया। अब मेरे वजन बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गई। सरफेस एरिया बढ़ गई तो अब क्या होगा? इंसुलिन बना 70 और मेरे को जरूरत थी 110 की, तो अब क्या होने वाला है? ये जो रिलेटिव डिफिशियंसी बैठी 40 की, तो उसमें क्या होगा? खाना तो मैं किस अनुरूप खाऊंगा? 110 के अनुरूप खाऊंगा। मेरा वेट अगर 110 हो गया है तो मेरे भोजन भी की क्वांटिटी भी उतनी होगी। तो जब मेरी क्वांटिटी इतनी बढ़ गई पर मेरा शरीर इंसुलिन 70 बना रहा है, तो ये 40 का क्या होगा जो एक्स्ट्रा आपने खाया? तो ये 40 क्या होने वाले हैं? ये ब्लड में रहने वाले हैं, और इसी को आप एक सिम्टम बोलते हो हाई ब्लड शुगर। अब हाई ब्लड शुगर हुआ तो इसका क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारी बॉडी में थ्रेशोल्ड्स होते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब इसके बाद ऐसा होगा, मतलब सेट पॉइंट्स है। जैसे मैं बताया ना कि सब चीज का सेट पॉइंट है, वैसे ही किडनी का एक सेट पॉइंट है। सेट पॉइंट क्या है कि व्हेन योर ब्लड शुगर इज मोर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, when your blood sugar is more than 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, वो किडनी के माध्यम से निकलना शुरू हो जाएगा, बॉडी रोकेगी नहीं। क्यों? उसका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो वो फटाफट यूरिन से वो निकालना शुरू करेगी, क्योंकि ज्यादा हो रहा है तो शुगर ना तुरंत जम जाता है और उस जगह को कड़ा बना देता है। मिठाइयों में शुगर डालते ही इसलिए ताकि वो उसका आकार और कड़कपन आ जाए। अगर काजू कतली बना रहे हो, ज्यादा मात्रा में शुगर डाल के देखो, सफेद हो जाएगी और सूख जाएगी। कम एक निश्चित मात्रा में शुगर रहेगी तो वो कई दिनों तक नरम बनी रहेगी, फ्रेश रहेगी, नरम रहेगी। पर शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा के देख लेना, अगर सेम क्वांटिटी में बनता है वो, वैसे ही ज्यादा शुगर को बॉडी रोकेगा। पर बॉडी क्या करेगा? अगर 180 के ऊपर है, आपका शुगर पहुंच गया 400 500, तो अब बॉडी के लिए तो हेडेक हो गया ना। नहीं होगा हेडेक, उसका फिर किडनी जबरदस्ती काम कर रहा है, वो शुगर ही शुगर बाहर फेंक रहा है, तो अब शुगर के साथ साथ पानी भी बाहर फेंकाएगा। शुगर विल पुल द वाटर ऑफ द बॉडी। तो पहला सिम्टम क्या है? हाई ब्लड शुगर। दूसरा सिम्टम क्या है? यूरिन में शुगर आएगा। ठीक, तो ज्यादा यूरिनेशन होगी, तो दूसरा सिम्टम है ज्यादा पेशाब होगी, स्पेशली एट द नाइट, दिन का नहीं। दिन का होने वाला पेशाब को लोग कंफ्यूज ना करें। अगर डायबिटिक व्यक्ति है तो उसको रात में ही ज्यादा यूरिनेशन होगी, दिन में से फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब ज्यादा पानी निकलेगा तो उसको क्या लगेगा? ज्यादा प्यास लगेगी, तो उसको अगला सिम्टम क्या है? पॉलीडिप्सिया, उसको प्यास ज्यादा लगेगी। अब ये जो खाना खाया था वो सेल के अंदर पहुंचा नहीं, तो सेल के अंदर जब पहुंचा नहीं तो सेल ने ब्रेन को मैसेज भेजा, मुझे भोजन नहीं मिला, व्यवस्था करो। तो वो वहां पर भूख बढ़ा देगा, खाओ, तो वो और खाएगा। तो आ तो रहा है पर जा नहीं रहा है, वहां पहुंच नहीं रहा है, सिस्टम में कम्युनिकेशन सिस्टम गैप चल रहा है। तो अब ऐसे में व्यक्ति क्या का शरीर मैस है या नहीं है? ठीक, बट सिंपल सी एक चीज, अगर यही व्यक्ति जा करके 1 घंटा वॉकिंग करके आ जाए तो सारा मसल्स जो है वो एक्स्ट्रा ब्लड में पड़ा हुआ ग्लूकोज को यूज कर लेगा, क्योंकि मसल्स को ग्लूकोज यूज करने के लिए कोई इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है। तो मस्त वॉकिंग करने से आपका ब्लड शुगर ऐसे डाउन हो जाएगा, बट बाकी सेल्स को चाहिए, तो फायदा हुआ ना वॉकिंग। अब योगा करने से बॉडी, मन शांत हुआ, तो मन शांत हुआ तो मन ने जज किया कि बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है और बॉडी को आवश्यकता ज्यादा है। तो फट से, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हो तो तुरंत कोई चीज कम है तो आपको जज हो जाता है कि आज ये दिक्कत हो सकती है, तो फट से आप बोलते हो कि यार मैं ये वाला व्यवस्था कर लेती हूँ, मंगा के रख लेता हूँ।
आप लोग वर्क है ना मैनेजमेंट, तो ऐसे ही मन जब शांत होता है तो वो खुद सेल्फ मैनेजमेंट करता है चीजों का, वो सेल्फ मैनेजमेंट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में लग जाता है। तो वो इंसुलिन को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। और आपने पढ़ा होगा कि डायबिटीज जिनको होता है उनके लिए कुछ आसन करने के लिए कहे गए, स्पेसिफिकली गोला मंडूकासन करो, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करो, धनुरासन करो, पश्चिमोत्थानासन करो, उष्ट्रासन करो। ऐसे आसनों को इसलिए करने के लिए कहा गया क्योंकि ये बेसिकली पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वहां का सही मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट हो सके। तो एक तरफ मन का शांत होना और दूसरी तरफ पर्याप्त मात्रा में शरीर में इंसुलिन का बनना। तो योग, व्यायाम, इससे आपका शुगर का लेवल ठीक होने वाला है। सर अगर जैसे बॉडी का वेट 70 है जैसे आपने बताया, उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन बना रहा है, अगर वेट फिर डाउन हो जाता है, जैसे ये अभी बढ़ा था, अगर डाउन हो जाता है उससे 50 में आ जाता है, फिर जो एक्स्ट्रा 70 के अकॉर्डिंग इंसुलिन बन रहा है तो फिर वो कम कर देगा, वो कम कर देगा कम अपने कर according। देगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो डायबिटिक होता है ना, शुरुआत में उसका वजन ज्यादा रहता है, बट जब उसके सेल्स को भोजन नहीं मिलता लंबे समय तक तो उसका तेजी से वजन कम होने लगता है, उसके सेल्स श्रिंक होने लगते हैं। अब यही व्यक्ति एकदम से पतला हो जाता है, तो यहाँ पर बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है पूरी तरह से। तो शुगर का निदान की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके जीवन शैली को ठीक करने की जरूरत है। बीमारी को आप निदान कैसे करोगे? किताबों में तो लिखा हुआ है कि दमादम के साथ जाता है, तो इसका मतलब मेरा किसी व्यक्ति का अस्थमा जीवन पर्यंत ठीक नहीं हो सकता। आपके दिमाग में बिलीफ सिस्टम बैठा दिया गया। ये वैसे ही बिलीफ सिस्टम है जो मैंने आप लोगों को हाथी के बारे में बताया था कि हाथी के बच्चे को एक मोटी रस्सी से बांधते हैं, जब छोटा रहता है, बड़ा हो जाता है तो भी उसी से रस्सी से बांधते हैं। छोटा रहता है तो नहीं तोड़ पाता, समझ में आता है, बड़ा रहने के बाद उसके लिए वो रस्सी कोई कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, बट वो बंधा रहता है, मुस्कुराता रहता है, अपन तो इसे छूट ही नहीं सकते। इट इज मोर लाइक ए बिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो निदान नहीं, शरीर को समय दीजिए ताकि शरीर अपने रोग को स्वयं ठीक कर सके। एक चीज और है, नेचुरोपैथी में बहुत ज्यादा डायग्नोसिस पर फोकस नहीं किया जाता। नेचुरोपैथी में बहुत ज्यादा डायग्नोसिस पर फोकस नहीं किया जाता, पर मॉडर्न मेडिसिन में सबसे ज्यादा डायग्नोसिस पर फोकस किया जाता है। उदाहरण, अगर आप सपोज कमर दर्द लेके पहुंचे हैं तो वो पहले लाइन में आपको 7 दिन के लिए, 5 से 7 दिन के लिए मेडिसिन देगा डॉक्टर। कैल्शियम, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, B12, ये सारी चीजें दे देंगे। 7 दिन के बाद आपको अगर उस दर्द में आराम नहीं आया तो वो बोलेगा कि अब हमको ये जरूरी जांच करनी पड़ेगी। तो वो अब वो सारा इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाएगा। पहले राउंड पे तो एक्सरे कर लेगा और जरूरी नहीं हो तो सेकेंड राउंड में करेगा। सेकेंड राउंड एक्सरे में भी कुछ नहीं मिलेगा तो मसल रिलैक्सेंस बताएगा। उसमें भी कुछ आराम नहीं आया, दर्द बना ही हुआ है, तो फिर वो MRI में जाएगा, ब्लड चेकअप्स में जाएगा, टाइप ऑफ आर्थराइटिस फाइंड करने की कोशिश करेगा। सपोज MRI में भी कुछ नहीं निकला, MRI में भी स्पाइन ठीक निकल रही है, तो कई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे उदाहरण के लिए जिसको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आल्सो कॉल्ड एज स्पॉट स्पाइन, बैम्बू स्पाइन। जैसे अपनी सारी जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो अलग अलग हैं ताकि उसमें लचीलापन बना रहे। तो और आपने देखा ना बैम्बू कैसा होता है, बांस स्ट्रेट होता है और उसमें ऐसे गोले होते हैं, तो वैसे ही सारे जॉइंट जब आपस में से चिपक जाएं तो उसको बैम्बू स्पाइन बोलते हैं। तो ये शुरुआत में पता ही नहीं चलता, इसमें कुछ डिस्क में चेंजेस तो दिखेंगे ही नहीं, कि डिस्क में चेंजेस इसलिए नहीं दिख सकते क्योंकि प्रॉब्लम उसके बीच में है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है, डिस्क में आई नहीं है, पर धीरे 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 हड्डियां आपस में जुड़ती जा रही हैं। इसमें एक तरह का पर्टिकुलर HLA-27 B27 नाम का एक एंटीजन बढ़ जाता है। तो लेट्स नॉट गो इनटू इट, बट मॉडर्न मेडिसिन ज्यादातर हमेशा डायग्नोसिस को ढूंढने में लगा रहता है
और हमारे पास रोगी आता है तो हम डायग्नोसिस को कम ढूंढते हैं। हम बोलते हैं कि शरीर को अंदर से ठीक करो, और 2 लेवल पे चिकित्सा होती है। एक होता है लोकल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है जनरल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट एंड जनरल ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज उसको कमर में दर्द है, तो मेरी चिकित्सा 2 स्तर पे होगी। एक तो मैं उसके पूरे शरीर का शुद्धिकरण करूंगा, वो अनिवार्य है, क्योंकि मान लो उसको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, उसका पोस्चर गलत है, तो फिर भी मुझे उसके शरीर को अंदर से ठीक करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसको जो दर्द है उसका निवारण करूंगा। तो दर्द को निवारण करने के लिए मेरे पास बहुत सारे समाधान है, जहाँ नेचुरोपैथी फिजियोथेरेपी के माध्यम से मैं उस दर्द का निवारण करने की कोशिश करूंगा। तो मैं दोनों लेवल पर ट्रीटमेंट करूंगा। अब मान लीजिए मुझे पता भी चल गया कि उसको पॉट स्पाइन है या उसके डिस्क में प्रोलैप्स है। ये सारी बीमारियां हम आने वाले दिनों में जब बीमारियों को पढ़ना शुरू करेंगे तब समझेंगे, अभी नाम का इंट्रोडक्शन है समझ लीजिए। तो मुझे पता भी चल गया कि अगर उन पे बीमारी है, मेरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स वही रहने वाले हैं। कुछ बेसिक चीजें सेम रहने वाली, कुछ चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं अप्रोच के तरीके में, बट मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही रहने वाला है। मान लीजिए उसको, मुझे पता चल गया एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस के साथ क्या होगा कि अगर आपको कोई आवाज दे पीछे से तो आप ऐसे देखोगे, पर उसको आवाज दोगे तो वो ऐसा दिखेगा जी, ऐसा हो जाएगा, रोबोटिक मूव हो जाएगा उसकी बॉडी। तो उसका इलाज है योग। एक्सरसाइज करेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉपर केयर के साथ करोगे। पवन मुक्तासन जैसा कोई आसन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नियमित पवन मुक्तासन ही करता है, चाहे वो अर्ध करे या पूर्ण, सुपर पावर ट्रैक्शन है वो कमर के लिए। कमर को स्वस्थ रखने के लिए सेतु आसन और पवन मुक्तासन का कॉम्बिनेशन रोज करना ही चाहिए। तो जैसे ही आप पवन मुक्तासन में आए, इधर बैक एक्सटेंड हो रही है, ट्रैक्शन है, और इधर से आप नी को अपने छाती की तरफ खींच रहे हो तो इधर भी ट्रैक्शन है। तो ओवरऑल स्ट्रेचिंग होती है बॉडी की, रिलैक्सेशन। मार्जरी आसन सेम प्रोसेस है। तो पूरे आसनों का प्रभाव क्या है? क्रिएटिंग अ फ्लेक्सिबिलिटी। मार्जरी आसन में क्या कर रहे हो आप? हर स्पाइन के बीच की लचीलेपन को बढ़ा रहे हो। तो ऐसे केसेस में जहां पर ऐसी स्थिति है, वहां पर दवाई काम नहीं करेगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस और लाइफस्टाइल काम करेंगे। अभी उदाहरण के लिए 29 साल का एक लड़का मेरे पास आया, उसको फुट ड्रॉप था। फुट ड्रॉप मतलब समझते हैं? 6 महीने के पहले तक वो जिम करता था, अभी फरवरी में उसकी शादी है, तो 6 महीने पहले उसने जिम करना छोड़ दिया, अब बिजनेस पे लग गया। बहुत हैवी वर्कलोड था, एक्सरसाइज करने जा नहीं पा रहा था। तो उसका जो एंकल है उसका कंट्रोल, सडनली कोई नर्व दब गई, एक पेरोनियल नर्व होती वो दब गई, तो उसका एंकल उसके कंट्रोल से निकल गया। 29 साल का लड़का पैर घसटा घसटा के चल रहा है क्योंकि वो उठा नहीं सकता। इसको बोलते हैं फुट ड्रॉप। ये जैसे एंकल मेरे कंट्रोल में है तो मेरी उंगली मूव हो रही है, उसका फुट ड्रॉप ऐसा हो गया तो वो अपनी उंगली को भी हिला नहीं सकता। तो उसके पैर में ऐसा हो गया, मतलब ये पैर का हिस्सा ढीला छूट गया उसका, इसको बोलते हैं फुट ड्रॉप। तो वो सारे डॉक्टर्स को उसने दिखाया किया, बोला अभी तुरंत तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे एमआरआईज हो गए, सब कुछ हो गया, बट मैंने बोला आप फिजियोथेरेपी ट्राई करिए, उससे चीजें ठीक हो जाएंगी, हो सकता है ठीक हो जाए। हार्डली 4 days फिजियोथेरेपी, 5वें दिन ऐसा, सिर्फ और सिर्फ एक नर्व रिलीज करने की जरूरत है। अब इस चीज को कैसे समझेंगे कि छोटी छोटी चेंजेस, दब गई है उसको रिलीज करो, टेक्निकली रिलीज करो। ऐसे गांव के, आप छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारी जगह है जो हड्डी बैठाने का काम करते हैं, और भले आप उनको बैगा कैटेगरी के लोग बोलते हो। अभी पिरामल इंडस्ट्रीज, पिरामल ग्रुप जो कि है दवाई के में बहुत बड़ा काम करता है, पिरामल ग्रुप अभी ऐसा ही एक काम कर रहा है। तो उनके जो छत्तीसगढ़ हेड है वो मेरे पास आते हैं, तो वो उन्होंने बताया कि हम छत्तीसगढ़ में जितने भी ट्राइबल डॉक्टर्स हैं, मतलब ये बैगा, उन्होंने उसको बैगा नहीं बोला, उन्होंने ट्राइबल डॉक्टर्स हैं, बोले हम उनको विधिवत उनकी टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके ज्ञान को ना आप कैरी नहीं कर सकते।
मान लो किसी को सांप काट दिया तो तुरंत जाएंगे 4 ठो पत्ते निकालेंगे, ऐसा सब कुछ करेंगे और लगा देंगे और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। अब वो क्योंकि उस आदमी को वहां से अगर लेकर आएंगे किसी हॉस्पिटल में, पीएचसी तक पहुंचाने में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत इंटीरियर इलाकों में रहते हैं। तो उनके पास ये नॉलेज कहाँ से आए, और उनके जाते ही वो खत्म हो जाएगा। तो पिरामल ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाता है। और अंबानी जी की बेटी की शादी उनके यहाँ हुई, मतलब बेटे की शादी वहाँ हुई है। हाँ, बेटे की शादी वहाँ हुई है। तो वो इस पर काम कर रहा है। तो ऐसे ही ट्रेडिशनल मेडिसिन तो इन कई लोगों, बड़े बड़े चिकित्सकों के पास ज्ञान नहीं है, वो चीज़ों का ज्ञान है उनके पास। तो इसलिए हम डायग्नोसिस पे नहीं, हम उपचार पर केंद्रित हैं, और इंसान को सबसे पहले ज्यादा उपचार पे ही केंद्रित रहना चाहिए। नहीं, आप कोई समस्या लेके अगर किसी मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप 6 घंटे तो सिर्फ जांचों में घूमेंगे, पहले के 5-6 घंटे जांच में घूमेंगे आप। मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर को लेकर के जाएंगे तो पहले वो आपको सारा ब्लड टेस्ट करवाएगा, आपका हार्ट टेस्ट कर, क्योंकि उसका मान लो कोई भी सर्जरी करनी है तो वो पूरा पैरामीटर्स पे जाएगा, पूरा चेकिंग के पैरामीटर्स पे जाएगा, और लगभग 1.5-2 दिन उसमें लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो सर्जरी का प्रोसेस करता है, राइट। तो आज मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। कौन कौन से 2 पॉइंट्स? पहला, चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। और दूसरा, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें व्यक्ति को अंदर से ही ठीक करना है, बाकी तो शरीर को खुद सब कुछ करना है। हम कोई भी चिकित्सक वास्तविकता में शरीर को कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ माहौल बना सकता है ताकि शरीर अपने अंदर की प्रक्रियाओं को खुद कर सके। बाहर से केमिकल से हम कुछ देर के लिए चीजों को परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे जितने पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें नाइट्राइट्स डाला जाता है, नाइट्रेट्स डाला जाता है ताकि वो प्रिजर्वेटिव का काम कर सके। तो वो एक निश्चित समय तक उसे प्रिजर्व कर सकता है, बट एक निश्चित समय के बाद एक्सपायर। उससे ज्यादा पावरफुल तो हमारे पास है। हमारे नमक, हमारे अचार तो सालों चलते हैं, पापड़ तो सालों चलते हैं। बताओ हमारे पास कितना पावरफुल प्रिजर्वेटिव है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। कई लोग तो नींबू के अचार को 2-3 साल तक का बना के उपयोग करते हैं, मतलब जितना पुराना होगा उतना फायदेमंद होगा। क्या चीजें ये, तो उन केमिकल्स में भी वो पावर नहीं है जो बॉडी में प्रकृति में पाए गए तत्वों में होती है। और आप उसको अनदेखा करके उन केमिकल्स पे डिपेंडेंसी बढ़ाते हो तो आपकी लाइफ केमिकल युक्त हो जाएगी। ये बताओ, केमिकल्स खाते हैं, दवाइयां जब खाते हैं तो 2-3 दिन बाद शरीर से एक अलग सी बदबू नहीं आ रही होती? आती नहीं आ रही? क्या आपने फील नहीं किया? तो किसी को केमिकल जहां बनते हैं वहां पर काम पे लगा दिया जाए तो उसको एहसास हो जाएगा कि क्या पावर होता है केमिकल्स का। इसको मेडिकल भाषा में ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स बोलते हैं। जैसे कोई लेड इंडस्ट्री में काम करता है जहाँ पेंसिल्स बनती हैं, उनके लंग्स हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ कॉटन बनते हैं, बहुत माइन्यूट उनके कॉटन उनके शरीर में डिपॉजिट हो जाता है, वो अनअवॉइडेबल है। जितने कपड़ा इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल, उस तरह बीमारियां भी सारे लंग डिसऑर्डर्स ज्यादा है वहाँ पे। तो लंग डिसऑर्डर्स क्यों ज्यादा है? बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। अब मैं उनको कैसे ठीक करूँ, आप बताइए, उनका इलाज हो सकता? Those who are exposed to lead, those who are exposed to cotton dust या any kind of dust, अब जो आरा मशीन में काम करते हैं उनके शरीर में हमेशा वो बोले साल भर सर्दी रहती है। मेरे यहाँ एक स्टाफ है, वो बोलता है मेरे फादर को साल भर सर्दी रहती है। मैं सब करके देख लिया, कोई ठीक ही नहीं होता, दुनिया की सारी दवाई करके देख लिया, ठीक ही नहीं होता। कैसे ठीक होगा? डस्ट आएगा तो क्या करेगा?
अब वो प्रोफेशन तो बोल नहीं छोड़ नहीं सकते, रोजी रोटी है उनकी, तो उसको कैसे छोड़ दें? तो जी रहे हैं बीमारी के साथ। सर तो ऐसे व्यक्ति मतलब अपनी जीवन शैली सही रखें और तो योगा बच को- सकते हैं, योगा को अपनाएं तो बच सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है। ऐसे व्यक्ति अगर आज यहीं पर बड़े बड़े जो ENTs हैं उनके पास आने वाले प्रमुख तकलीफों के लिए वो हम लोग के पास भेजते हैं कि पहले नैतिक उंचल करो। हमारे चौबे कॉलोनी में ही जो ENT हैं मेन रोड पर, उनके मेरे अच्छे मित्र भी हैं, उनके पहला प्रिस्क्रिप्शन में नेति जरूर होता है, बोले जाओ, और वो मेरा एड्रेस भी लिख के देते हैं, बोले यहाँ पर जाओ और करके आओ। क्यों बोलते? पहला लाइन ऑफ डिफेंस तो कोशिश करते हैं ना। अगर ये जीवन शैली नहीं बदलेगा तो फिर मेरे को तो सर्जरी करनी पड़ेगी इसकी। पहले एक बार इसको मौका देते हैं कि नेचुरली उस चीज को ठीक कर ले, नहीं करेगा तो मैं तो बैठा ही हूँ, मेरा तो काम ही यही है, मैं सर्जन हूँ, जहां लगेगा काट पीट करनी है तो करूंगा, राइट? तो सेट सो we'll wind up today's session and continue the next class. अभी तक हमने जो 6 सिद्धांत पढ़े हैं सबके रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आपने जो वेबसाइट है उस पर आप जाके लॉग इन करके मिल जाएगा आपको। तो आज के लिए कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? नहीं? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। सर मेरी फ्रेंड का अपॉइंटमेंट है आपके यहाँ आज 6:15 बजे।